हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर, जिसके राइटर जयंत नरलिकर है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, दो ही मेन कैरेक्टर हैं जो इस चैप्टर में बार बार आए हैं। प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे हैं जो कि एक हिस्टोरियन है, और राजेंद्र देश पांडे हैं जो कि उनके फ्रेंड हैं। यही दो कैरेक्टर हैं जो स्टोरी में बार बार आए हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, लेंथी है, बट डोंट वरी, इतना इजी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयंत नरलिकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर द एडवेंचर। स्टूडेंट्स, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे पर बेस्ड है, जो कि एक हिस्टोरियन है, यानी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो एक कार में बैठकर आज़ाद मैदान, जो कि मुंबई में है, वहाँ एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे। वह उनका 1000वां लेक्चर था, जिसका टॉपिक व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कैटास्ट्रॉफ थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब वह कार में बैठकर जा रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार ट्रक के साथ कोलाइड कर जाती है, और वे 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में ही वे पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। पैरेलल वर्ल्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ख्याली दिमाग, मतलब इमेजिन करने लगते हैं। यानी एक तो हिस्ट्री जिसकी वास्तविकता उनको पता थी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार गए थे और अफगान जीत गए थे, और उसके बाद ब्रिटिशर ने हिंदुस्तान पर राज किया था। लेकिन कोमा में जाने की वजह से उन्होंने इसका अपोजिट सोचा कि अफगान हार गए थे और मराठा जीत गए थे, लेकिन सच्चाई तो हम सबको पता ही थी। और इसी प्रकार वे कोमा में ही आज़ाद मैदान बॉम्बे में गए, और इंडिया को भी उन्होंने स्लेव नहीं देखा, जबकि इंडिया स्लेव था। और आज़ाद मैदान में वे चेयरपर्सन की सीट पर बैठ जाते हैं और लेक्चर डिलीवर करने लगते हैं, लेकिन ऑडियंस नाराज़ होती है और उनको चेयरपर्सन की सीट से उठाकर नीचे, यानी स्टेज से नीचे उतार देती है। इस घटना के बाद वे कोमा से बाहर आ जाते हैं और सभी घटना अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे को बताते हैं, और उनके दोस्त ही उनको बताते हैं कि ये सब तुम्हारे कोमा में जाने की वजह से ही हुआ है। तो यही इतने बड़े चैप्टर का थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू था, और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेन से ट्रैवल करके पुणे से बॉम्बे जीता माता एक्सप्रेस से जा रहे थे, जो कि डेक्कन क्वीन से भी तेज़ चलती है। तो ट्रेन में ही उनकी मुलाकात खान साहब नाम के एक शख्स से होती है। वो भी पैसेंजर था, उनको मिलता है ट्रेन में, जिससे उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी बातें भी की। और फिर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनेशन है, वहाँ पर रुकती है, जो कि बहुत ही साफ था। और वहाँ पर उनको ब्रिटिश ऑफिसर, पारसीज एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ दिखा, और वहाँ उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी है। अब स्टेशन से बाहर निकलकर एक हॉर्नबाय रोड पर गए, जहां उनको ऐसा लगा कि मैं इंग्लैंड में हूं। फिर वे फोर्ब्स की बिल्डिंग में गए और उन्होंने अपने बेटे विनय गायतोंडे के बारे में पूछा। तो रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि चेक करके देखती हूँ। जब उन्होंने सभी चेक कर लिया, अपनी डायरेक्टरी चेक कर ली, सबके नेम देख लिए, तो उन्होंने बताया कि इस नाम का कोई पर्सन यहाँ जॉब नहीं करता, और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वे टाउन हॉल की लाइब्रेरी में गए और वहाँ 5 हिस्ट्री की बुक्स ली, और उन्होंने 5वें वॉल्यूम को पढ़ा। अब जब वे 5th वॉल्यूम पढ़ रहे थे, जो कि उन्होंने खुद ही लिखी थी, इसमें उन्हें पता चलता है कि मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत गए थे, जबकि मराठा हार गए थे। लेकिन ये इनका इमेजिनेशन है, और उनको वो पढ़ के लाइब्रेरी में ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए थे। अब उन्होंने भाऊ साहेब बांची बाकर पढ़ी, जिसमें उन्होंने यही पाया कि विश्वास राव, जो मराठा के लीडर थे, वे जीत गए थे और पूरे हिंदुस्तान पर उनका राज हो गया था। उसके बाद 8 बज गए और लाइब्रेरियन ने कहा कि ये टाइम लाइब्रेरी के बंद होने का है, और कल 8 बजे लाइब्रेरी फिर खुलेगी। तो उन्होंने कुछ नोट्स बनाए और अपनी जेब में रख लिए।
अब डिनर करने के बाद वे आज़ाद मैदान, जो कि बॉम्बे में ही है, वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पंडाल है, ऑडियंस है और प्रेसिडेंटल चेयर भी है जो कि खाली है। तो वे शॉक हो गए। वे गए और चेयर पे बैठ गए और क्राउड तो और ही शॉक हो गई और उनको बहुत बुरा लगा। क्राउड ने गुस्से में आकर उन पर अंडे, टमाटर, अदर ऑब्जेक्ट फेंकी और उनको स्टेज से नीचे उतार दिया। अचानक वे कोमा से बाहर आ गए और उन्होंने पाया कि वे हॉस्पिटल के बेड पर ही हैं और उनका दोस्त राजेंद्र देशपांडे उनके सामने खड़ा है और उन्होंने सारी बातें राजेंद्र देशपांडे को बता दी। उसके बाद उन्होंने राजेंद्र को बताया कि इस समय वे कंफ्यूज हो गए हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। तो अब प्रोफेसर गायटोंडे के फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे समझ जाते हैं और प्रोफेसर को दोनों थ्योरी, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी समझाते हैं और बताते हैं कि तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे जहां तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। और उन्हें क्वांटम थ्योरी बताते हुए कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे छोटे एटम, जिसके आसपास सभी स्टेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे हाई से लो और लो से हाई में स्टेट्स में चले जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी इस वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए थे। इस प्रकार प्रोफेसर एक ही टाइम में दो अलग अलग जगह पर घूम आते हैं, यानी एक्सपीरियंस करके आए। तो प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया कि मैं क्यों एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने गया और राजेंद्र ने प्रोफेसर को समझाया कि जब तुम्हारी कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, उससे पहले तुम सोच रहे थे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, क्योंकि इसी पर आपको लेक्चर भी डिलीवर करना था और उसी समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने ख्याली वर्ल्ड में चले जाते हैं। और स्टूडेंट्स, यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 60, द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। जीजा माता एक्सप्रेस पुणे से बॉम्बे, ये एक ट्रेन का नाम है, पुणे से बॉम्बे रूट पर जा रही है और वो डेक्कन क्वीन, ये भी एक ट्रेन का नाम है और उससे भी तेज चलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि वो कार से आए थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, कार से जा रहे थे बॉम्बे, जहाँ अब भी वो बॉम्बे रहे हैं, पहले भी बॉम्बे जा रहे थे, पैरेलल वर्ल्ड में भी और एक्चुअल में भी। लेकिन अब जब वो पैरेलल वर्ल्ड में है, यानी कि कोमा में चले गए, एक्सीडेंट के बाद की सिचुएशन यहाँ शो की गई है और बताया गया है कि वे ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि ये सब वो इमेजिन कर रहे हैं। स्टूडेंट, जब प्रोफेसर गायटोंडे का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी वे लेक्चर देने के लिए बॉम्बे जा रहे थे, लेकिन वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया और वे कोमा में चले गए। अब ये जो भी सिचुएशन शो की जा रही है, ये पूरी सिचुएशन उनकी इमेजिनरी है। वो कुछ भी सोच सकते हो कि इमेजिन में तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं ना, किसी कुछ भी सोच सकते हैं कि जैसे हम उड़ रहे हैं आसमान में, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं हम उड़ सकते ना। तो ऐसे ही वो भी इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ वो कार से रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक ट्रेन से जा रहा था और वो ट्रेन से जा रहा था जो कि डेक्कन क्वीन से भी चलती है और उसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस। तो देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे, और वहाँ पुणे में बाहर की तरफ कोई भी टाउनशिप्स, वो कह रहे हैं कोई भी टाउन या नगर वगैरह नहीं। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट, और पहला ही स्टॉप लोनावाला 40 मिनट्स के अंदर अंदर आ गया, यानी कि 40 मिनट्स में ही आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू, और जो घाट सेक्शन मतलब पार्ट, जो भी घाट सेक्शन थे, मतलब कि वेस्टर्न घाट पे थे ना, बॉम्बे से, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। अब बॉम्बे यहाँ क्यों कहा गया है, अब तो मुंबई हो गया है, पहले उसका नाम बॉम्बे था इसीलिए बॉम्बे कहा गया है। तो वो घाट सेक्शन को कह रहे हैं जो जैसे पहले थे वैसे ही है, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में भी उनको वैसा ही दिखाई दे रहा है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजट ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। ट्रेन बहुत ही स्पीड से चल रही थी और कुछ ही टाइम में करजत स्टेशन पर पहुंची और वहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकी। इट रोड थ्रू कल्याण, और स्पीड से ही चलते हुए वह कल्याण, ये भी एक स्टेशन का नाम है, वहाँ पहुँच गई। मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे had arrived at a plan of action in Bombay
उसी समय रेसिंग माइंड का मतलब होता है बहुत तेज चल रहा था, मतलब दिमाग में बहुत उनके विचार आ रहे थे। तो उनका रेसिंग माइंड, प्रोफेसर गाइटंडर का रेसिंग माइंड सोचता है कि अपने प्लान के बारे में सोच रहा है, यानी कि बॉम्बे में जाके जो भी वो करेंगे उसी प्लान के बारे में वो सोच रहे हैं। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर। और वो उनका माइंड ये भी सोच रहा है कि जो भी उन्होंने करना था, वहाँ जो भी स्पीच देनी थी उसके बारे में और पहले ही उन्होंने ये प्लान बना लेना चाहिए था। ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। और वे ये भी सोचते हैं कि वहाँ बॉम्बे में जाके वे एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे। ब्राउज की मीनिंग होती है टू रीड थ्रू, यानी कि हिस्ट्री के बुक के थ्रू वो और भी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दैट वॉज द सरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वॉज। और कहते हैं कि ये एक सही तरीका है जिससे वो हिस्ट्री के बुक पढ़ के पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर हिस्ट्री में चेंज आया है। ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. अब ये राजेंद्र देश पांडे जो हैं वो प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे के फ्रेंड हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं जब पुणे से बॉम्बे जा रहे थे ना, और वो सोचते हुए जा रहे थे कि जब मैं वापस आऊँगा बॉम्बे से पुणे तो मैं अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे को ये सारी बात बताऊँगा और वे मुझे इन सब को समझने में, हिस्ट्री को समझने में मेरी हेल्प करेंगे। That is assuming that in this world there exists someone called राजेंद्र देश पांडे। अब वे सोच रहे हैं कि राजेंद्र देश पांडे को मैं जो कुछ भी बताऊंगा क्या वे ये सब एग्जिस्ट कर पाएंगे। मतलब उनको ख्याली दिमाग में ये सब बातें सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब मैं वापस आके ये सभी बातें अपने फ्रेंड राजेंद्र देश पांडे को बताऊंगा तो क्या वे सचमुच ही इन सब बातों को एग्जिस्ट कर पाएंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टनल आता है, लंबा सा, तो उससे पहले ही उनकी ट्रेन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। और एक ये छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम सरहद था। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। परमिट की मीनिंग स्टूडेंट्स है यहाँ पे टिकट। एंग्लो इंडियन की मीनिंग होती है ब्रिटिश पीपल हु वर्किंग इन इंडिया। तो वो लोग, ब्रिटिश के लोग जो इंडिया में वर्क करते हैं, तो वे ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि एंग्लो इंडियन आते हैं और मेरी टिकट को चेक करते हैं। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। और वे बताते हैं कि यहाँ से ही ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या तुम पहली बार जा रहे हो? आई प्रिज्यूम, खान साहब आस्क्ड। खान साहब ने पूछा उनसे कि क्या तुम पहली बार जा रहे हो? तो गंगाधर गायतोंडे कहते हैं यस। द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। क्योंकि रिप्लाई बिल्कुल सही था। पहले तो वो बहुत बार बॉम्बे गए थे, लेकिन जहाँ से जैसे ये ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे बॉम्बे वो पहली बार ही जा रहे थे, क्योंकि वो इमेजिन में जा रहे थे। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। तो इस बॉम्बे में वे पहले कभी नहीं गए थे। ही वेंटर्ड अ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन फिर पूछते हैं। एंड खान साहब, हाउ विल यू गो टू पेशावर? और खान साहब से कहते हैं कि तुम पेशावर कैसे जाओगे? दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस। यह ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। विक्टोरिया टर्मिनस किसे कहते हैं? जो आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से बॉम्बे में जाना जाता है, उसे विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे पहले। तो कह रहे हैं कि ये विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल। और वहाँ से मैं दूसरी ट्रेन जिसका नाम फ्रंटियर मेल है, टू नाइट आउट ऑफ द सेंट्रल। और वहाँ सेंट्रल से मैं फ्रंटियर मेल नाम की ट्रेन से जाऊँगा। हाउ फार डज इट गो? और वह कितनी दूर तक जाएगी? बाय व्हाट रूट? और कौन से रूट से जाएगी? तो खान साहब उन्हें बताते हैं बॉम्बे टू दिल्ली, देन लाहौर एंड देन पेशावर। फिर वो खान साहब जी कहते हैं कि पहले ये बॉम्बे से दिल्ली जाएगी और फिर लाहौर जाएगी और लाहौर से फिर ये पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। ये बहुत लंबी जर्नी है और मैं परसों तक पेशावर पहुंच जाऊंगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was willing listener. अब वे दोनों कन्वर्सेशन करते हैं किसके बारे में? जो खान साहब हैं वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत सी बातें गंगाधर पंत को बताते हैं और उनको भी, गंगाधर पंत जी को भी ये सुनना बहुत ही अच्छा लगता है।
for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. अब क्योंकि उनको ये बातें सुनने इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जो भी बिज़नेस के इंडिया के बारे में बातें बता रहे थे वो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो इसलिए उनको वह बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है. द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक. अब सबर्बन रेल ट्रैफिक, सबर्बन की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है रेजिडेंटल एरिया. अब कोई रेजिडेंटल एरिया, वहाँ छोटे छोटे विलेज या टाउन्स आगे होंगे, तो अब वहाँ धीरे धीरे से ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे से निकल रही है. द ब्लू कैरेज कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड. अब ये जो खान साहब उन्हें बताते हैं प्रोफेसर को कि ये जो ब्लू कलर के कैरेज, जो ट्रेन के कैरेजेस हैं, उसके ऊपर GBMR लिखा है और उसकी फुल फॉर्म है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. एक्सप्लेन खान साहब. एक्सप्लेन करते हैं कौन? खान साहब. किसको? प्रोफेसर को. बताते हैं कि ये जो ब्लू कलर के कैरेज है, ट्रेन के डिब्बे हैं, इन पे GBMR लिखा है जिसकी फुल फॉर्म ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है. नेक्स्ट, सी द टिनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज. और छोटे छोटे अक्षरों में हर कैरेज के ऊपर लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है? GBMR. आ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी. और इससे यह रिमाइंड होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी मतलब एरिया, हम अब ब्रिटिश के एरिया में एंटर कर रहे हैं. द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट ए डेस्टिनेशन. अब ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए दादर नाम के स्टेशन को क्रॉस करती हुई कहाँ पहुँच गई? फाइनली विक्टोरिया टर्मिनस, यानी कि जो इसका डेस्टिनेशन था, जहाँ तक इसने ट्रेन ने जाना था, वहाँ तक पहुँच गई. विक्टोरिया टर्मिनस पर पहुँच गई. द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन. जो स्टेशन था बहुत ही साफ़ सुथरा था. द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियन पारसीज अलॉन्ग विद द हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर. कह रहे हैं वहाँ पे स्टाफ जो था, 3 स्टाफ थे. वो कौन कौन से थे? एंग्लो इंडियन यानी कि ब्रिटिश से आकर जो इंडिया में जॉब करते हैं वो थे, कुछ पारसीज थे, और मुट्ठी भर, हैंडफुल, मुट्ठी भर यानी कि थोड़े बहुत ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे. एज ही एमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन. और जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग. अब वहाँ गंगाधर पंत जी को उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक बहुत ही इम्पोजिंग की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है इम्प्रेसिव, यानी कि प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली एक बिल्डिंग उन्होंने देखी. द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क. प्रोक्लेम्ड की स्टूडेंट्स मीनिंग होती है अनाउंस करना. और उस बिल्डिंग के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए थे वो अनाउंस कर रहे थे, आइडेंटिटी उसको बता रहे थे कि ये बॉम्बे का लैंडमार्क है. मतलब जो नहीं जानते हैं कि ये बॉम्बे है, तो वो उसके बारे में बता रहे थे कि हाँ ये बॉम्बे है. और उस बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये वो बिल्डिंग के ऊपर जो लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हेडक्वार्टर है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही है. और यहाँ गंगाधर पंत गायटोंडे जी सोच रहे हैं कि ये जो हमारा इंडिया है अभी भी ब्रिटिशर का स्लेव्स है, मतलब आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी उन्हीं का गुलाम है. क्योंकि वो सब ये बातें क्या है, ये सब इमेजिन ही कर रहे हैं. प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. तो प्रोफेसर गायटोंडे ऐसा ही प्रिपेयर अपने माइंड को कर चुके थे कि मेरे को बहुत सारे शौक लग रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत सारा चेंज होने वाला है. वो अपने माइंड को ऐसे ही प्रिपेयर कर चुके थे. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंडेड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857. 1857 से पहले एक रिवॉल्ट हुआ था जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई. एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड. और ऐसा ही हिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा हुआ है. येट हेयर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लॉरिशिंग. लेकिन फिर भी यह बिल्डिंग यहाँ पर अलाइव है यानी कि जिंदा है, बट फ्लॉरिशिंग और सक्सेसफुली ग्रो कर रही है, क्योंकि वो सब कुछ ये इमेजिन कर रहे हैं. सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न. इस प्रकार हिस्ट्री में एक टर्न हुआ. परहैप्स बिफोर 1857. 1857 के रिवॉल्ट के बाद. हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन. लेकिन ये कैसे और कब हुआ? ही हैड टू फाइंड आउट. इस सब को जानना चाहते हैं प्रोफेसर गायटोंडे. एज ही वॉकड अलॉन हॉर्न बाय रोड. और जब वो हॉर्न बाय रोड पे चल रहे थे, वो भी बॉम्बे में एक रोड होगी, प्लेस होगा जहाँ पे वो चल रहे थे. एज इट वॉज कॉल्ड ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग. तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी शॉप्स देखी और ऑफिस बिल्डिंग्स देखी.
देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग्स, लेकिन वहाँ कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी. इंस्टीड देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लेकिन वहाँ पे कुछ बूट्स और वुलवर्थ के कुछ डिपार्टमेंट स्टोर्स देखे उन्होंने. इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ Lloyds, Barclays and other British bank as in the typical high street of a town in England. तो उनको कुछ भी जैसा कि बॉम्बे में उन्होंने पहले सब देखा हुआ था वैसी कोई बिल्डिंग्स नहीं दिखाई दे रही थी. और उनको क्या दिखा रहा था वहाँ पे, उनकी बजाय उन बिल्डिंग्स की बजाय उनको बूट्स एंड वुलवर्थ्स डिपार्टमेंटल स्टोर दिख रहे थे और ब्रिटिशर्स के कुछ बैंक दिख रहे थे जैसे कि लियोट्स हैं, बार्कलेज हैं, ऐसे ही ब्रिटिश के बैंक दिख रहे थे वहाँ पे. और एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, और उनको ऐसा बिल्कुल फील हो रहा था कि वो इंडिया में नहीं है और एक इंग्लैंड के किसी टाउन में है. Now we come on page number 62. He turned right along Home Street and entered Forbes building. फिर वह मुड़ते हैं वहाँ से राइट की तरफ और एक बिल्डिंग में जाते हैं, फॉर्ब्स बिल्डिंग में जाते हैं. आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. वहाँ पे इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट होती हैं, उनसे वो पूछते हैं कि मैं मिस्टर विनय गायटोंडे कौन है, उनके बेटे, कि मैं मिस्टर विनय गायटोंडे से मिलना चाहता हूँ. अब ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में उनके कोई बेटे नहीं है वहाँ पे वर्क करते, लेकिन वो इमेजिन कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे सोचते हैं कि वहाँ पे मेरा बेटा है, विनय गायटोंडे है और वहाँ जॉब करता है, और वहाँ जाके रिसेप्शनिस्ट है पूछते हैं. शी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द staff list and then through the directory of employees of all the branches of the firm. अब वो फर्म की सारी डायरेक्टरीज चेक करती हैं. डायरेक्टरी किसे कहते हैं, आ बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नेम, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स. तो वह सब कुछ अपनी डायरेक्टरी चेक करती हैं, सब स्टाफ लिस्ट भी चेक करती हैं और फिर अपने एम्प्लॉय की लिस्ट भी चेक करती हैं. और वह कहती हैं कि क्या कहती हैं, शी शुक हर हेड एंड सेड, वो अपना हेड शुक करती हैं और कहती हैं, आई एम एफ्रेड आई कैन नॉट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम आइदर हेयर और इन एनी आवर ब्रांचेस. और कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि हमारी ब्रांच में या हमारे अदर ब्रांच में इस नाम का कोई पर्सन वर्क नहीं करता. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आपको श्योर है कि वो यहीं पे काम करते हैं. दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. तो ये सब सुन के भी उनको बहुत शौक लगा कि मेरा बेटा यहाँ वर्क नहीं करता, बहुत शौक हो जाते हैं. इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, और अपने आप को इस वर्ल्ड में डेड पाते हैं और वो उनको लगता है कि मैं डेड मर गया हूँ, डेड हूँ, तो फिर मेरा बेटा यहाँ पे कहाँ होगा. व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी लाइव. तो फिर या फिर वो जिंदा ही नहीं हुआ है ही नहीं, बेटा पैदा ही नहीं हुआ है, तो फिर वो यहाँ वर्क कैसे करेगा. तो इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न. ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हैं प्रोफेसर, और वो कह रहे हैं कि वो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है. ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. और वह पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली, नर्मता से गर्ल को, रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कह के बाहर आ जाते हैं. इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे. अब ये प्रोफेसर गायटोंडे की कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेते थे. अब जब उनको पता चला कि वहाँ उनका बेटा जॉब नहीं करता है, तो उन्होंने ऐसा कोई भी चिंता नहीं करी कि वह कहाँ रुकेंगे, कहाँ स्टे करेंगे. तो इस प्रकार की उन्होंने कोई भी टेंशन नहीं ली. हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री. अब उनका एक ही कंसर्न था, एक ही ध्यान, उनका एक ही ध्यान था कि उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए, रिडल मतलब मिस्ट्री, हिस्ट्री की मिस्ट्री को पता लगाने के लिए उन्हें एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में जाना है. ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट. अब ग्रैबिंग की मीनिंग होती है टेकिंग, हैविंग, टेकिंग या हैविंग. तो उन्होंने जल्दी से कुछ थोड़ा सा लंच किया और ही मेड हिज वे टू टाउन हॉल, और वे टाउन हॉल की तरफ चले गए. टाउन हॉल वही जगह है जहाँ पे एशियाटिक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है बॉम्बे में, वहाँ चले गए. येस
टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। अब पहले तो सब कुछ उनको शॉक लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था सब कुछ, लेकिन अब टाउन हॉल पहुंच के उनको लगा कि हाँ, अब उन्होंने रिलीफ किया कि हाँ, ये वही टाउन हॉल है और वहाँ पे लाइब्रेरी है, एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और वहाँ पे वही लाइब्रेरी भी है। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. अब उन्होंने रीडिंग रूम में एंट्री किया और वहाँ पे उन्होंने इंक्लूडिंग की मीनिंग होती है हैविंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप सेट। तो वहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री के कुछ ग्रुप का बुक्स का सेट मांगा पढ़ने के लिए। एंड ऑन मतलब उसने अपनी भी क्योंकि वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हमें पता है कि वह क्या थे, हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उनके द्वारा लिखी गई भी उन्होंने वहाँ से वो बुक मांगी, मतलब सर गिविने गाइटोंडे की बुक दे दो, ऐसा भी उन्होंने कहा। His 5 volume duly arrive on his table। अब उनके टेबल पे ये 5 वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम का मतलब होता है पार्ट 1 पार्ट 2 कहते हैं ना जैसे, तो ऐसे ही 5 वॉल्यूम उनके पास आ गई। He started from the beginning, और उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका। अब वॉल्यूम 1 में अशोका के पीरियड का सारा कुछ मेंशन था उसमें। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त। अब वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्त तक का मेंशन था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, और वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी के बारे में सब कुछ उसमें मेंशन था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में औरंगजेब के डेथ के बारे में सब कुछ वहाँ दिया हुआ था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज ही न्यू इट, और जैसा कि हिस्ट्री के हुआ था, हिस्ट्री में वैसा जैसा भी हुआ था वैसा ही उनको सब कुछ पढ़ने को देखने को वहाँ मिला। द चेंज इवेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, लेकिन लास्ट वॉल्यूम में उनको कुछ चेंज दिखाई दिया। एवेंटली की मीनिंग होती है क्लियरली, स्पष्ट रूप से उनको कुछ चेंज दिखाई दिया। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ द एंड्स इन वर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड on the precise moment where history had taken a different turn। अब जब 4th वॉल्यूम तक उन्होंने पढ़ लिया तो उन्हें कोई भी चेंज नहीं लगा, जैसा था हिस्ट्री में उनको वैसा ही पढ़ने को मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने 5th वॉल्यूम को पढ़ा तो उन्होंने 5th वॉल्यूम को आगे से भी और पीछे से भी दोनों साइड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और गंगाधर फाइनली कन्वर्ज्ड, और कन्वर्ज का मतलब वो एक पॉइंट पर आके रुक गए। मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट, यानी कि एक बिंदु पर आके रुके। और प्रिसाइज की मीनिंग होती है एग्जैक्ट, तो वो एग्जैक्ट मोमेंट उनको पता चला कि जहाँ पे हिस्ट्री ने एक टर्न लिया। हिस्ट्री कहाँ पे टर्न हुई, जब उन्होंने 5th वॉल्यूम आगे पीछे से पढ़ रहे थे तो वो एक पॉइंट पर आके रुके और वहाँ पे उन्हें एग्जैक्ट पता चल गया कि यहाँ हिस्ट्री में कोई टर्न आया है। यानी यहाँ पे आके वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत एंड इट मैंशन दैट द मराठाज वॉन इट हैंडसमली। अब यहाँ इस पेज पर आके उनको पता, जहाँ पे वो आके एक बिंदु पर आके रुके थे ना 5th वॉल्यूम पढ़ते हुए, तो वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ था बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, और ये भी मेंशन था उसमें कि मराठा जीत गए थे। लेकिन हम सबको पता है कि 3rd बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, मराठा हार गए थे और उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पे आ गए थे और उनका राज हो गया था। लेकिन वहाँ पढ़ते हुए क्योंकि वो सब कुछ इमेजिन ही कर रहे थे ना, तो इसलिए उनको वहाँ आकर लगता है कि मराठा जीत गए थे। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रिफेंट मराठाज आर्मी लेड बाय सदाशिवराय भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वासराव। और अब यहाँ पे वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अब्दाली हार गए और उनको उनके घर काबुल भेज दिया गया। और उसको किसने हराया, मराठा के जो लीडर थे सदाशिवराव और उनके नेफ्यू, उनके जो भतीजे थे, उन्होंने उसको हरा दिया, जबकि वे जीत गए थे। अब्दाली जो है कि वो जीत गए थे, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ इमेजिन करने की वजह से उनको लग रहा है कि अब्दाली को हरा दिया था जो अफगान के लीडर थे। और किसने हराया था, सदाशिव भाऊ ने और उनके भतीजे ने। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself। तो इस ब्लो बाय ब्लो की मीनिंग होती है सेट बाय सेट या डिटेल अकाउंट। तो इस बुक को पढ़ के भी उन्हें डिटेल में पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। इस बुक में जो 5th वॉल्यूम वो पढ़ रहे थे उसको पढ़ के भी उनको डिटेल पता नहीं चली। रादर इट एलाबोरेटेड इन डिटेल इट कॉन्सिक्वेंस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। जबकि इस बुक में उनको कॉन्सिक्वेंस मतलब उस 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या हुआ उसके बारे में सब कुछ मेंशन
एक्सपेंशन था, वो सब तो था, लेकिन वो बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो सब उनको पता नहीं चला। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। एविडली की मीनिंग होती है एजरली, यानी कि उत्सुकता से। तो गंगाधर पंत जी ने पूरी बुक को बड़ी उत्सुकता से एजरली पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकनेबली हिज, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो राइटिंग थी, उसकी हैंड राइटिंग थी बुक की, वो भी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई थी, लेकिन वो उनको बुक पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि वे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब ऐसा उनको क्यों लग रहा था? क्योंकि वो जो बुक इस समय पढ़ रहे थे वो सिर्फ इमेजिनरी था, वो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे। वास्तविकता तो जो बुक उन्होंने लिखी थी उसमें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सब कुछ ठीक ठीक लिखा हुआ था कि जो भी हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सब कुछ वास्तविकता थी, लेकिन इस समय जो वो रीड कर रहे थे वो इमेजिनरी था, इसलिए उनको बुक पढ़ते हुए लग रहा था कि ये सब वे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। Now we come on page number 63. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in the northern India. Moral booster की मीनिंग होती है encouraging, यानी कि विश्वास बढ़ाने वाला। Established की मीनिंग है setup, यानी कि स्थापित किया, और supremacy highest authority of power, यानी कि किसी जगह पर अपना प्रभुत्व हो जाना, किसी क्षेत्र पर अपनी प्रभुता हो जाना, उसे कहते हैं सुप्रीमेसी। अब प्रोफेसर क्या सोच रहे हैं कि इस बैटल की विक्ट्री से, कौन सी बैटल? बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की विक्ट्री से, जीत से जो मराठा थे वो मोरल बूस्टर हो गए, यानी कि उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपना स्थापित कर लिया नॉर्दर्न इंडिया, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, यानी कि अपनी सत्ता को फैला लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइन, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो साइडलाइन से उनके सारे ये डेवलपमेंट को देख रही थी। गॉट द मैसेज एंड शेल्व्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। शेल्व की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स पोस्टपोन, यानी कि टाल दिया या स्थगित कर दिया, रोक दिया, और एक्सपेंशनिस्ट की मीनिंग होती है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग साइज, यानी कि प्रसारवादी। तो ये सब कुछ देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि नॉर्दर्न में मराठास ने अपना सुप्रीमेसी फैला दी थी, तो इन सब को देखते हुए उनके जो भी प्लान थे एक्सपेनिस्ट मतलब प्रसार करने के, अपनी जगह को बढ़ाने के जो भी प्लान थे, एक बार उन्होंने रोक दिए। और उनको वो देख रही थी, किनको? मराठा को। क्यों देख रही थी? क्योंकि जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में अपना पूरा प्रसार कर लिया था, अपने आप को फैला लिया था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी और अपने आगे के सारे प्रोग्राम को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. तो पेशवाज कौन है? ये पेशवाज भी मराठाज है। तो मराठा की जो आर्मी थी उनको लीड करते थे। फादर की डेथ होने के बाद, किसके फादर के? भाव साहब के फादर की जब डेथ हो गई थी 70-80 AD में, उसके बाद भाव साहब और विश्वास राव जो उनके भतीजे थे वो लीडर बने। किसके लीडर बने? मराठाज आर्मी के। The troublemaker Dada Sahib was relegated to background and eventually retired from state politics. रिलीगेटेड टू की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स टू पुश टू। अब जब ये उनकी डेथ हो गई थी भाव साहब के फादर की, और विश्वास राव और भाव साहब मराठा के फैमिली के लीडर बन गए थे, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ट्रबल क्रिएट कर बन गए थे। ट्रबल मेकर कौन बन गए थे? दादा साहिब। वो उनकी आर्मी में आके उनको परेशान करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो दोनों जने लीडर बने थे, इन्होंने उनको एक स्टेट पॉलिटिक्स में थोड़ा सा स्पेस दे दिया और उनको कह दिया कि हाँ यही तुम्हारा एरिया है, तुमने इसी को ही देखना है, तो जिससे कि वो उनके काम में और भी दखलंदाजी ना करें या उनको परेशान ना करें। टू इट डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट इट्स मैच इन द न्यू मराठाज रूलर विश्वास राव। डिसमे की मीनिंग होती है स्टूडेंट शॉक। अब ये जो न्यू मराठा के रूलर थे विश्वास राव थे, इनको देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गई थी? डिसमे, यानी कि शॉक हो गई थी। He and his brother Madhav Rao
combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. अब वो और उनके भाई उनके भाई विश्वास राव के भाई माधव राव उनके भाई थे। तो विश्वास राव और उनके भाई ने धीरे धीरे पॉलिटिकल एज्यूमन की मीनिंग होती है पॉलिटिकल स्मार्टनेस, मतलब पूरे पॉलिटिकल को पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपनी स्मार्टनेस को उन्होंने फैला दिया था। और वेलगर की मीनिंग होती है करेज या साहस। तो अपने साहस और अपनी वीरता से ऑल ओवर इंडिया में वे राज करने लगे थे। कौन? विश्वास राव और उनके ब्रदर माधव राव। नेक्स्ट, द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, Calcutta and Madras, just like its European rivals and Portuguese and the French. अब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया में कौन आए थे? पुर्तगीज़ और फ्रेंच आए थे। तो राइटर कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि हमने भी जो मराठा जब जीत गए थे तो उन्होंने भी पूरे इंडिया पे का राज कर लिया था, लेकिन कुछ पार्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और वो इंडिया का कुछ पॉकेट पार्ट्स दे दिया था, मतलब थोड़ा सा पार्ट दे दिया था। और वो पार्ट कौन से स्टेट में था? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का कुछ पार्ट्स उनको दे दिया था और बाकी पूरे इंडिया में मराठास राज करने लगे थे। नेक्स्ट, फॉर पॉलिटिकल रीजन्स द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रेगिमी अलाइव इन दिल्ली। नाउ मराठास ने मुगल्स को दिल्ली में कुछ पार्ट दे दिया, और वो क्यों दे दिया? अपने पॉलिटिकल रीज़न की वजह से कुछ पार्ट उन्होंने दिल्ली का मुगल्स को दे दिया कि कुछ टाइम तक यहाँ पर तुम दिल्ली में कुछ जगह तक राज करो। मुगल्स को दे दिया कुछ पार्ट। इन द 19th century these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. डी फैक्टो की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है एक्चुअल, यानी कि जिसको हम बदल नहीं सकते। इनफैक्ट यथार्थ होता है, जो वस्तुतः करेक्ट होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है तो वो निकलता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं डिफैक्टो। नेक्स्ट है एस्ट्यूट, यानी कि क्राफ्टी पर्सन, जो बहुत चतुर चालाक होते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। और नेक्स्ट है डॉनिंग का मतलब होता है बिगनिंग टू अपीयर, यानी कि प्रारंभ होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो 19th सेंचुरी में जब मराठा इंडिया पे राज कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि यूरोप में बहुत सारे डॉनिंग, यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजियों का आरंभ हो रहा है। डॉनिंग यानी कि स्टार्टिंग हो रही है, तो वो ये सब चीज़ें देख रहे थे। कौन देख रहे थे? मराठा। तो दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी कारण उन्होंने अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के काफ़ी सेंटर्स यहाँ सेटअप करे। कहाँ? इंडिया में। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये तो उससे प्रभावित हो रहे हैं और अपना एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने मराठास को अपॉर्चुनिटी देने की सोची। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, उन्होंने अपनी हेल्प दिए, एड्स मतलब हेल्प दिए और एक्सपर्ट्स दिए। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ रही थी ना कि ये जो मराठा के लीडर हैं उनको हम अपना थोड़ी सी टेक्नोलॉजी दे देंगे तो वो हमारी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, तो इसलिए हमारा इंडिया पे और राज हो जाएगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने थोड़ा सा पार्ट दे दिया था ना, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे का, और साइड कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अगर हम इनकी हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी में तो इससे हम अपना क्षेत्र इंडिया में और बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे मराठास ने कहा कि हम उनकी ये जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है टेक्नोलॉजी की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं और बाद में फिर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। मतलब जब ये सीख जाएंगे, हमारे इंडियंस लोग सीख जाएंगे, तो उनको कह देंगे बस हाँ अब हमें तुम्हारी नीड नहीं है, तो हम अब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। द 20th century ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेज इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। जब 20वीं सदी आई तो वो बहुत ही इंस्पायर्ड हुए, किससे हुई? वेस्टर्न कंट्री से। और यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे। इंडिया मूव्ड टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी।
और इंडिया जो है, इंडिया में पूरी डेमोक्रेसी आ चुकी थी, यानी कि इंडिया में अब राजा महाराजा राज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ इलेक्शन होगा और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह बनेंगे इलेक्शन के थ्रू। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर इंटरप्रीज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज़। अब जो वहाँ राजा महाराजा पेशवाज थे वो समझ गए थे इंडिया धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है और यहाँ इलेक्शन होंगे। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन largely because it held no real influence। तो जो यहाँ चेंज आ गया था इंडिया में कि किंगडम से डेमोक्रेसी की तरफ इंडिया आ गया था, तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं हुए। कौन चेंज नहीं हुआ? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, तो इससे ज़्यादा चेंज नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए। कौन? दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मुगल्स के पास थोड़ा बहुत ही पार्ट था ना इंडिया का, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उनको कि पहले किंगडम था और अब डेमोक्रेसी आ गई, तो इससे उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।